कहानी की शुरुआत में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि स्कूल के अंदर टीचर और स्टूडेंट सभी लोग पागल हैं। वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। ये कहते हुए वो स्टूडेंट भाग रहा था, लेकिन स्कूल से बाहर आते ही उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ कुछ सालों बाद। हम एक जूसिन नाम के स्कूल को देखते हैं एंड वो स्टूडेंट भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। ये स्कूल बहुत ही शानदार स्कूल था, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। एक दिन स्कूल के हॉल में सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर प्रिंसिपल ने एक सांगा नाम के स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन दिया। वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, मतलब कि उसे स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से उसका एडमिशन इस स्कूल में हुआ था। सांगा सभी स्टूडेंट्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, लेकिन इतने में हॉल के अंदर एंट्री ली नामजू नाम के एक स्टूडेंट ने। नामजू के हॉल में एंट्री लेते ही स्टेज का माइक बंद कर दिया गया और सभी लोग उसे ही देखने लगे, क्योंकि ये स्कूल उसके ही नाना ने बनवाया था एंड इसी वजह से उसका यहाँ पर राज चलता था। नामजू ने अपने दोस्तों का एक अलग ग्रुप बना रखा था, जिनसे स्कूल का हर एक स्टूडेंट्स बात करने से भी डरता था। हॉल में आने के बाद नामजू अपने दोस्तों के बगल में जाकर बैठ गया, जिसके बाद स्टेज का माइक चालू किया गया एंड सांगा ने फाइनली अपनी बात कंप्लीट की। अपनी बात कंप्लीट करने के बाद सांगा अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, जिसके बाद टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी क्लास में जाने को कहने लगी। ये सुनते ही सांगा जल्दी से उठकर अपनी क्लास में जाने लगा, लेकिन तभी उसके बगल वाले स्टूडेंट ने उसको पकड़कर बैठा दिया, क्योंकि जब तक नामजू वहां से नहीं जाएगा तब तक कोई भी स्टूडेंट वहां से नहीं जा सकता। कुछ देर बाद नामजू अपनी सीट से उठकर अपने दोस्तों के साथ हॉल से बाहर गया। उसके वहां से जाने के बाद ही बाकी के स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी क्लास में गए। सांगा का स्कूल में आज पहला दिन था और उसने अपनी नादानगी में नामजू की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की। इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट्स उसे अपने पास बिठाने को तैयार नहीं हो रहा था। सांगा को एक खाली बेंच दिखा जो क्लासरूम में सबसे पीछे था। सांगा उस पर जाकर बैठ गया, लेकिन अफसोस वो बेंच टूटा हुआ था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नामजू स्कूल के अंदर बने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। उसके पास उसी के ग्रुप की एक लड़की आई, जिसका नाम यूजिन था। यूजिन ने नामजू के साथ लंच करने की बात कही। नामजू इस समय बहुत उदास था, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने नामजू से बातचीत बंद करके उसे बिना बताए यूएस चली गई थी, और इसी चीज का फायदा उठाकर यूजिन नामजू को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। लेकिन नामजू कोई कैरेक्टरलेस लड़का नहीं था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करता था, जिसकी वजह से वो यूजिन की ओर आकर्षित नहीं हुआ। अगले दिन हम नामजू की गर्लफ्रेंड जेई को देखते हैं, जो फाइनली यूएस से वापस कोरिया आ गई थी, जिसे कोरिया एयरपोर्ट पर रिसीव करने यूजिन गई हुई थी। रास्ते में यूजिन ने जब जेई से अचानक यूएस जाने की बात पूछी तो जेई ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो यूएस अपने कजन के पास गई थी। जिसके बाद यूजिन ने जेई के वापस आने की खबर मैसेज के द्वारा अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दी। साथ ही उसने ये कहा कि वो सभी संडे वाले दिन रेस ट्रैक पर एक साथ मिलेंगे। इधर जेई अपने घर पहुंची, जहां पर उसने अपने पहनने के लिए एक मॉडर्न टाइप की ड्रेस सेलेक्ट करी, क्योंकि जेई के फादर शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, जो जेई को आज अपने साथ एक पार्टी में अपने कुछ मेहमानों से मिलवाने के लिए ले जाने वाले थे। पार्टी में मेहमानों ने जेई की खूबसूरती की बहुत तारीफ करी, लेकिन उसके फादर को उसकी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से जेई के फादर ने जेई को साइड में ले जाकर सुनाना शुरू कर दिया और उसे किसी शरीफ लड़की की तरह कपड़े पहनने की सलाह दी। जेई को अपने फादर की बातों से इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उनके जाने के बाद जेई ने अपने टॉप को उतारकर वहीं पर फेंक दिया, जिसके बाद वो साइड में जाकर स्मोक करने लगी। उसी के बगल में एक लड़का मौजूद था, जो कुछ समय पहले पार्टी के अंदर पियानो बजा रहा था। जेई ने उस लड़के से बात करते हुए उस लड़के की शर्ट मांगी, जिसको पहनने के बाद फाइनली वो रेस ट्रैक पर पहुंची, जहां पर नामजू ने जब उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि नामजू उसे काफी समय बाद मिल रहा था। कुछ देर बाद नामजू ने जेई से बात करने की कोशिश की और उससे अचानक अमेरिका जाने की बात पूछने लगा, लेकिन जेई ने नामजू से अपने साथ कार रेस लगाने को कहा, और अगर वो कार रेस में जीत जाता है तो वो उसके सभी सवालों के जवाब दे देगी। लेकिन अगर इस कार रेस में जेई जीतती है तो नामजू को उसकी एक शर्त माननी होगी। नामजू को हर हाल में ये जानना था कि जेई ने उससे बात बंद क्यों की और अचानक से अमेरिका क्यों गई, एंड इसी वजह से वो रेस के लिए तैयार हो गया। फाइनली रेस शुरू हुई और कुछ देर बाद नामजू ने ये देखा कि जेई रेस जीतने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गई। जेई अपनी गाड़ी को इतनी ज्यादा स्पीड में भगा रही थी कि अगर थोड़ा सा भी उसका बैलेंस बिगड़ता तो उसकी गाड़ी का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। इसी वजह से नामजू जानबूझकर उस रेस को हार गया एंड रेस जीतने के तौर पर जेई ने नामजू के सामने ये शर्त रखी कि वो नामजू से ब्रेकअप करना चाहती है। और जब नामजू ने जेई से इस चीज की वजह पूछी तो जेई ने उससे ये कहा कि वो अपने मरते दम तक कुछ नहीं बताएगी। इतना कहने के बाद जेई वहां से जाने लगी और नामजू उदास हो गया। वो उदास होकर अपने उन पलों को याद करने लगा जब वो जेई के साथ बहुत खुश था। अगले दिन जब नामजू क्लासरूम में पहुंचा
पहुंचा तो सबने ये देखा कि उसके हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि नामजू ने अपना हाथ काट लिया। उसी क्लासरूम में सांगा भी मौजूद था एंड उसने जब जेई को उदास देखा तो उसने उसे हाई करने की कोशिश की, लेकिन जेई ने उसे रिप्लाई नहीं दिया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने क्लास के मॉनिटर को स्पेशली सांगा पर ध्यान रखने को कहा, क्योंकि सांगा यहाँ पर नया था और उसे यहाँ के रूल नियम नहीं पता थे। अगले दिन फुटबॉल ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स बैठकर मैच देख रहे थे। वहीं पर नामजू भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसको ये सलाह दी कि अगर वो जेई को सॉरी बोलता है तो वो शायद उसे माफ कर दे, क्योंकि लड़कियों को सामने से सॉरी सुनना बहुत पसंद है। एंड उसी ग्राउंड में सांगा भी बैठा हुआ था, जो बिना सोचे समझे वहाँ से जाने लगा। ये चीज जब वहाँ पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स ने देखा तो उन्होंने सांगा को क्लासरूम में ले जाकर सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि नामजू अभी अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को अभी वहाँ पर बैठे रहना था। उन्होंने सांगा को समझाते हुए सांगा को नामजू के बारे में बताकर यहाँ के रूल नियम समझाए। साथ ही उन लोगों ने सांगा को ये भी बताया कि पहले भी एक लड़के ने ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन सांगा बाकी स्टूडेंट्स की तरह कहाँ डरने वाला था। ये सारी बातें सुनने और जानने के बावजूद सांगा सीधा नामजू के पास गया, जहाँ पर उसने उसके सामने खड़े होकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन नामजू ने उससे हाथ नहीं मिलाया। उसने उसे इग्नोर किया और वहाँ से चला गया। वहीं पर यूजिन भी मौजूद थी, जिसने सांगा से बात करते हुए सांगा से ये कहा कि उसे उनके बारे में जो भी कुछ सुनने को मिला है वो सारी बातें झूठ है। वो स्टूडेंट सांगा के साथ प्रैंक कर रहे थे। साथ ही यूजिन ने सांगा को ये बताया कि नामजू और उसके दोस्तों ने आज शाम उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी है, लेकिन सांगा को ये नहीं पता था कि ये पार्टी उसके लिए नहीं बल्कि जेई के लिए रखी गई है। एंड शाम को जब सांगा पार्टी में पहुंचा तो वहाँ पर पहुंचकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोग ड्रग, सेक्स और नशा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक रूम के अंदर नामजू ने जेई को मनाने के लिए बहुत सारी सजावट कर रखी थी। इधर सांगा को जब यूजिन और उसके दोस्तों ने देखा तो उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने बीच में बैठा दिया। उसी पार्टी में जेई भी मौजूद थी, जो एक टेबल पर अकेली बैठी हुई थी। उसे नामजू ने मैसेज किया और अपने पास बुलाकर उसे मनाने लगा। इधर यूजिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सांगा के साथ एक गेम खेल रही थी। इस गेम में जिसका नंबर आएगा उसे एक डेयर पूरा करना होगा, और इस गेम में सांगा का नंबर आ गया और उसे ये डेयर दिया गया कि उसे किसी लड़की को 3 मिनट तक किस करनी होगी, क्योंकि सांगा बहुत शरीफ था एंड इसी वजह से वो लोग उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी बीच सांगा उठकर वहाँ से जाने लगा। सांगा अपने मन में ये सोचता हुआ जा रहा था कि वो अपने भाई की वजह से यहाँ पर आया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में जिस लड़के को गाड़ी से एक्सीडेंट करके मारा गया था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सांगा का भाई था, और सांगा यहाँ पर यही जानने आया था कि उसके भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है। इसी वजह से सांगा ने जानबूझकर इस स्कूल में एडमिशन लिया और उसने जानबूझकर ही सारे रूल नियम तोड़े। उसने ये कसम खाई थी कि वो अपने भाई के मौत के बारे में पता लगाकर उन लोगों से बदला जरूर लेगा जिन लोगों ने उसे मारा है। सांगा अपना डेयर पूरा करने के लिए सीधा जेई के पास पहुंचा, जहां पर उसने नामजू के सामने जेई को किस कर लिया। एंड ये चीज देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इतने में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इसकी कहानी हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम नामजू के दोस्त किमरियान को देखते हैं, जो अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सांगा की क्लास टीचर थी। कुछ देर बाद ये दोनों सोकर उठे और रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गए। दूसरी तरफ हम नामजू के आलीशान घर को देखते हैं, जिसके अंदर मौजूद सभी नौकर नामजू की मॉम के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नामजू की मॉम काफी समय बाद अपने बिजनेस से समय निकाल कर वापिस अपने घर आ रही थी। वहीं हम नामजू को देखते हैं, जो अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था और जेई के बारे में सोच रहा था। सांगा जब जेई को किस कर रहा था तो उस दौरान नामजू ने उसे मुक्का मारा, तब जाकर वो हटा था। नामजू ये सारी चीजें सोच ही रहा था। इतने में उसकी मॉम घर आ गई, जहाँ पर उसने सबसे पहले अपने सभी नौकर्स को गिफ्ट बांटे। उस देर बाद नामजू रेडी होकर नीचे आया एंड जब उसकी मॉम ने उसे देखा तो उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नामजू अपनी मॉम के गले नहीं लगा, क्योंकि नामजू को अंदर ही अंदर इस बात से तकलीफ थी कि उसकी मॉम के पास उसके लिए समय नहीं है। उसे बस अपने बिजनेस और मीटिंग्स के बारे में ही पड़ी रहती है। उसकी मॉम को तो ये भी नहीं पता कि नामजू अभी फिलहाल कौन सी क्लास में है। नामजू की मॉम ने उससे ये कहा कि हाई स्कूल पास करने के बाद वो इंग्लैंड चला जाए, क्योंकि वहाँ के कॉलेज यहाँ से बेटर हैं। इसका रिप्लाई देते हुए नामजू ने अपनी मॉम को ये बताया कि उसे हाई स्कूल पास करके ग्रेजुएशन करने में अभी पूरे 1 साल का समय है। जिसके बाद उसकी मॉम अपने मैनेजर के साथ वहाँ से अपने ऑफिस रूम में चली गई, जहाँ पर वो अपने मैनेजर से इस बारे में बात कर रही थी कि आज उसे कौन कौन सी मीटिंग में जाना है। इतने में वहाँ पर एक बार फिर से नामजू आ गया, जिसने अपनी मॉम के सामने अपने दिल की बात रखते हुए अपनी मॉम से ये कहा कि उसे ये भी याद नहीं है कि उसने लास्ट टाइम अपनी मॉम के साथ कब डिनर किया था। और इतने सालों बाद जब उसकी मॉम वापस आई है तो आते ही उसकी बिजनेस और मीटिंग से दोबारा शुरू हो गई। साथ ही उसने अपनी मॉम से ये भी कहा कि उसकी मॉम के पास इतना भी समय नहीं है कि
वो अपने बेटे के दिल का हाल जान ले। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका बेटा ठीक से खाना खाता भी है या फिर नहीं। ये सुनते ही उसकी मॉम ने बड़े ही गर्व से अपने एक नौकर के द्वारा नामजू को ये बताया कि उसने उसका ख्याल रखने के लिए कितने सारे नौकर रखे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये नहीं समझ पाई कि नामजू को किसी नौकर की नहीं बल्कि अपनी मॉम की जरूरत है। जब उसकी मॉम उसके दिल की फीलिंग नहीं समझ पाई तो नामजू वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सभी बच्चे स्कूल में जा रहे थे। उसी दौरान सांगा अपने क्लासमेट से मिलने के लिए उसके पास गया, लेकिन उस लड़के ने सांगा को पहचानने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चों को ये बात पता चल गई थी कि सांगा ने नामजू से पंगा ले लिया है। इसी वजह से कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। वहीं स्कूल के अंदर यूजिन अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात कर रही थी कि जब सांगा ने जेई को किस किया तो जेई ने उसे धक्का क्यों नहीं दिया, शायद जेई भी उसे लाइक करने लगी है। कुछ ही मिनटों बाद जब सांगा अपने क्लासरूम में जा रहा था तो उसी दौरान रास्ते में उसका सामना नामजू से हुआ। नामजू और सांगा एक साथ आमने सामने खड़े थे एंड वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स इस बात के लिए एक्साइटेड हो रहे थे कि नामजू अब सांगा के साथ क्या करेगा। तभी सांगा ने एक लड़की के बारे में सोचना शुरू किया जो उसको समझा रही थी कि वो किसी भी कीमत पर नामजू की नजरों में ना चढ़े, क्योंकि कुछ समय पहले एक लड़के ने बुली होने की वजह से नामजू से पंगा ले लिया था, जिसके बाद उस लड़के को कुछ दिनों बाद ही मार दिया गया। एंड वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सांगा का ही भाई था और इसी वजह से सांगा ने जानबूझकर नामजू से पंगा लिया था। नामजू ने यहाँ पर सांगा को कुछ नहीं किया, उसने बस उसे गुस्से से देखा, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। वो वहाँ से सीधा जेई के पास पहुंचा और जेई से ये पूछने लगा कि आखिर जेई ने ऐसा क्यों किया, जिसका रिप्लाई देते हुए जेई ने उससे ये कहा कि उसने पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया है एंड अब वो किसके साथ क्या करती है क्या नहीं, इस चीज से नामजू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही नामजू ने उससे ये कहा कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जिसकी वजह से जेई को उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए सांगा का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इस बार जेई ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिसके बाद नामजू ने उससे ये कहा कि वो किसी भी कीमत पर चला जाएगा ये जानने के लिए कि आखिर जेई उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहती है। जिसके बाद वो जीवान नाम के एक लड़के से मिला और उससे ये कहने लगा कि वो सांगा को सभी लोगों के बीच मारे। ये सुनते ही जीवान सीधा सांगा की क्लासरूम में पहुंचा एंड वहाँ पर वो उन लड़कों को मारने लगा जिन लड़कों ने स्कॉलरशिप के द्वारा इस स्कूल में एडमिशन लिया था। साथ ही वो उन लड़कों से ये कह रहा था कि वो अपने ग्रुप के लड़के सांगा को सबक सिखाए। उसी क्लासरूम के एक बेंच पर सांगा भी बैठा हुआ था, जो ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक लड़का जीवान की सपोर्ट लेते हुए सांगा को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांगा बाकी लड़कों की तरह नहीं था जो ये सब चुपचाप सहता रहेगा। सांगा ने बदले में उस लड़के का हाथ मोड़ दिया। उसी दौरान क्लासरूम में टीचर आ गई, जिसकी वजह से सांगा ने उसे छोड़ दिया। टीचर ने ये सारी चीजें इग्नोर करके स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो 1-2 दिनों में ट्रिप पर जाने वाले हैं। टीचर के वहाँ से जाते ही सांगा ने जेई को देखा और उससे बात करने के लिए उसके पास चला गया। उसने जेई से बात करते हुए सबसे पहले जेई से सॉरी बोला, जिसके बाद उसने जेई से ये कहा कि उसे उस दिन अच्छा लगा कि जेई ने किस करते वक्त उसे धक्का नहीं दिया। रिप्लाई में जेई ने उसको सलाह देते हुए उससे ये कहा कि वो जल्द से जल्द स्कूल को छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसने नामजू से पंगा ले लिया है। उसी शाम जेई अपनी गाड़ी में बैठकर नामजू को याद करते हुए नामजू के घर की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नामजू अपने घर में एक प्रोजेक्टर लगाकर जेई की उन वीडियोस को देख रहा था जिन वीडियोस को उसने जेई के साथ शूट किया था। कुछ देर बाद उसके पास यूजिन आई, जिसने उसको ये बताया कि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर जेई आई थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से जा चुकी है। उसने नामजू को उदास देखकर नामजू को ये सलाह दी कि वो जेई को जलाने के लिए किसी लड़की को डेट करे, जिसमें वो उसका पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन नामजू को उसके चरित्र के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसी वजह से उसने मना करते हुए उससे ये कहा कि जेई उन लड़कियों में से नहीं है जो जेलस होकर उसके पास वापस आ जाए। इधर जेई एक बार में बैठी हुई थी। उसी दौरान उसके मोबाइल पर किसी ने कुछ मैसेज भेजकर एक वीडियो भेजी, जिसमें ये लिखा था कि अगर जेई ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की तो इस वीडियो को वो उसके फादर के पास भेज देगा। जिसके बाद हम एक अननोन लड़के को देखते हैं जिसने अपने सिस्टम में जेई की बहुत सारी वीडियोस को सेव किया हुआ था। उसने जेई की उस वीडियो को प्ले किया जिस वीडियो को उसने फिलहाल जेई को भेजा था, जिसमें जेई सांगा के भाई के साथ एक रूम में थी, जहाँ पर वो इस बात के लिए रो रही थी कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और अगर इस गलती के बारे में उसके फादर को पता चला तो उसके फादर उसको भी उसकी मॉम की तरह रूम में बंद कर देंगे। ये सुनते ही सांगा के भाई ने उसको समझाते हुए उससे ये कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी जेई ने उसके जेब में एक कैमरे वाला पेन देखा, जिससे ये सारी चीजें उसका भाई रिकॉर्ड कर रहा था। जेई ने उससे उस पेन के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उस कमरे में कुछ लड़के आ गए जिन्होंने सांगा के भाई को पकड़ लिया और अपने साथ वहाँ से ले गए। इन वीडियोस की वजह से जेई बहुत ज्यादा डर चुकी थी और इसी वजह से उसने यूजिन को मैसेज करके उसे अपने घर बुलाया। इधर स्कूल के लॉकर रूम में नामजू अपने दोस्त जीवान के साथ अपने लॉकर में कुछ गोलियां रख रहा था, जिनको रखते हुए सांगा ने देख लिया। उसी दौरान उसे अपने भाई की बात याद आने लगी, जब उसका भाई उसको ये बता रहा था कि किसी ने स्कूल के अंदर उसके ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी, जिसकी
जिसकी वजह से उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीन प्रेजेंट में आया जहाँ पर नामजू सांगा से बात करते हुए उससे ये कह रहा था कि आखिर तू है कौन जिसने मेरी नाक में दम किया हुआ है, जिसका रिप्लाई देते हुए सांगा ने उससे ये कहा कि यहाँ का कायदा और कानून नामजू है, अब वो इसे निभाए या फिर तोड़े, उसे बस हर हाल में यहाँ पर अपनी जगह बनानी है। दूसरी तरफ हम सांगा के क्लास मॉनिटर को देखते हैं जो एक फाइल सबमिट करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है बल्कि इसी प्रिंसिपल का बेटा है एंड इसी की मॉम ने ही इसे बिल्कुल शरीफ बनकर इस स्कूल में रहने को कहा था और इसी वजह से ये पूरे स्कूल में सबसे शरीफ लड़का माना जाता है। इसने आज पहली बार अपनी मॉम से ये सवाल किया कि आखिर सांगा के भाई की मौत की खबर मीडिया तक क्यों नहीं पहुंची, आखिर उसकी मॉम ने सांगा के भाई की मौत की सच्चाई क्यों छुपा ली। इसका रिप्लाई देते हुए उसकी मॉम ने उसको ये सलाह दी कि उसे फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, उसे नामजू और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए सही होगा। इधर सांगा अपनी क्लास टीचर के पास पहुंचा जहां पर उसने उन गोलियों का जिक्र किया जिन गोलियों को नामजू अपने लॉकर में रख रहा था। उसने अपनी टीचर से उन गोलियों की छानबीन करने को कहा तो उसकी टीचर ने उसी को समझाते हुए उससे ये कहने लगी कि वो इस स्कूल में किसी भी स्टूडेंट के इजाजत के बिना उसके लॉकर को नहीं चेक कर सकती। लेकिन सांगा ने उसको धमकी देते हुए उससे ये कहा कि अगर उसने उन गोलियों की छानबीन नहीं की तो वो इस स्कूल के रूल नियम के बारे में मीडिया को बता देगा, जिसकी वजह से ये स्कूल पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। इस बात से मैडम को भी डर लगने लगा जिसकी वजह से वो उसके साथ उन गोलियों को चेक करने नामजू के लॉकर के पास पहुंची। उसने उन गोलियों को चेक करके सांगा को ये बताया कि ये गोलियां एंजाइटी और डिप्रेशन में ली जाती है। नामजू इस टाइम पर डिप्रेशन में है, इसी वजह से वो इन गोलियों को ले रहा है। इधर यूजिन फाइनली जेई के पास पहुंची एंड जेई ने उससे बात करते हुए किसी लॉ फर्म को हायर करने की बात कही। जब यूजिन ने इस चीज की वजह पूछी तो जेई ने उसको ये बताया कि कोई इंस्टाग्राम पे उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यूजिन ने जेई से उन वीडियोस के बारे में जानने की बहुत कोशिश की लेकिन जेई ने उसको वीडियो के बारे में बताना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गए जहाँ पर जीवान और उसके दोस्त आपस में ये बात कर रहे थे कि आज रात सांगा की बैंड बजने वाली है। इस बात पर एक लड़की ने सांगा पर 1 मिलियन वॉन की शर्त लगाते हुए ये कहा कि सांगा इस बार भी उन लोगों से बचकर निकल जाएगा। उसी दौरान जीवान ने भी पूरे कॉन्फिडेंस से 1 मिलियन वॉन लगा दिए कि सांगा आज रात बचकर नहीं जा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूजिन जेई से बात करते हुए उससे ये कह रही थी कि जेई उसको वो सारे मैसेजेस भेज दे, वो उनको चेक कराना चाहती है। लेकिन जेई ने उसको साफ साफ मना कर दिया जिसकी वजह से यूजिन को ये डाउट होने लगा कि जरूर उन मैसेजेस और वीडियोस में कुछ ऐसा है जिसे जेई नहीं चाहती कि वो चीजें लोगों के बीच आए। इतने में वहां पर किमरियान आ जाता है जो उन दोनों से बाहर चलकर लंच करने को कहता है जहां पर पहले से नामजू मौजूद था। नामजू को अपने सामने बैठा हुआ देख जेई किसी से बात नहीं कर रही थी एंड कुछ देर बाद वो उठकर वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही नामजू के पास यूजिन आकर बैठी एंड उसने नामजू से ये कहा कि उसने उसके डेट वाले आइडिया के बारे में क्या सोचा है, लेकिन नामजू ने उसको उसके साथ डेट करने से साफ साफ मना कर दिया जिसकी वजह से यूजिन को जेलसी फील होने लगी एंड उसने नामजू को ये बताया कि तुम्हारे होते हुए भी जेई सांगा को लाइन देने की कोशिश कर रही है। इधर जेई की सिगरेट खत्म हो चुकी थी जिसको लेने जब वो जा रही थी तो उसे रास्ते में सांगा साइकिल पर मिला एंड जेई ने उससे लिफ्ट मांग ली और जब जेई सांगा के साथ साइकिल पर बैठकर जा रही थी तो उसी दौरान नामजू ने उन दोनों को एक साथ देख लिया जिसकी वजह से नामजू को बहुत गुस्सा आया। जेई जब सांगा के साथ साइकिल पर बैठकर जा रही थी तो उस वक्त उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। कुछ टाइम बाद बारिश होने लगी तो वो दोनों एक दुकान के बाहर जाकर बैठ गए। तभी वहां पर एक छोटी सी बिल्ली आई जिसको खिलाते हुए जेई खिलखिलाकर हंस रही थी और जब सांगा ने उसको हंसते हुए देखा तो वो जेई के चेहरे पर आई मुस्कुराहट की तारीफ करने लगा। साथ ही उसने जेई से ये कहा कि जेई इतनी खूबसूरत है और उसके पास बेशुमार दौलत भी है, इन सब के बावजूद आखिर वो इतनी उदास क्यों रहती है। जिसका जवाब देते हुए जेई ने उसको ये बताया कि उसकी परवरिश ऐसे ही हुई है जिसकी वजह से वो ज्यादा नहीं हंसती। कुछ देर बाद वो दोनों वापिस आ गए एंड बारिश पड़ने की वजह से सांगा के कपड़े भीग चुके थे। इसी वजह से जेई ने उससे ये कहा कि वो उसके कमरे में चलकर अपने कपड़े सुखा ले क्योंकि उसके पास स्टीमर है। सांगा जब जेई के साथ उसके कमरे में जा रहा था तो उसी दौरान उसकी मैडम ने देख लिया जो अपने बॉयफ्रेंड किमरियान के साथ घूम रही थी। उसने ये बात किमरियान को बताई एंड किमरियान ने नामजू को कॉल करके इस बात को उसे बता दिया। इधर जेई ने सांगा को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए लेकिन सांगा ने उन कपड़ों को लेने से साफ साफ मना कर दिया जिसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते कुछ टाइम बाद सांगा को नींद आने लगी एंड वो अपना सर जेई के कंधे पर रखकर सोने लगा। उसी दौरान जेई ने सांगा को ये बताया कि उसे भी बुरा नहीं लगा था जब सांगा ने उसे किस किया था। ये सुनते ही सांगा उठ गया जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने के लिए करीब आने लगे। लेकिन इन दोनों की किस हो पाती उससे पहले ही नामजू किमरियान और प्रिंसिपल के साथ वहां पर पहुंच गया। प्रिंसिपल ने सांगा को पकड़कर जेई से दूर किया और उसे भला बुरा सुना
सुनाने लगी। ये सारी चीजें वहाँ पर नामजू भी देख रहा था, जिसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। अगले दिन सांगा जब स्कूल पहुंचा तो उसने अपने बेंच पर अपनी ही तस्वीर को फूलों के साथ देखा, जिसका मतलब था कि आज उसे सजा के तौर पर स्कूल से निकाला जाएगा। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने सभी टीचरों के साथ मिलकर सांगा की मौजूदगी में यह फैसला लिया कि वो लोग सांगा को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पर जेई पहुंच गई, जिसने सांगा का सपोर्ट लेते हुए सभी टीचर्स और प्रिंसिपल को यह बताया कि इसमें सांगा की कोई भी गलती नहीं है। उसने खुद ही जानबूझकर सांगा को अपने रूम में बुलाया था, इसी वजह से असली गुनहगार सांगा नहीं बल्कि वो खुद है। तो अगर सजा देनी है तो मुझे दो। इतना कहने के बाद वो सांगा को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगी। प्रिंसिपल रूम के बाहर उन दोनों को यूजिन के साथ नामजू मिला, जिसने ये कहा कि वो सांगा को सजा दिलाने ही आ रहा था ताकि कल को कोई और लड़का दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। ये सुनते ही जेई ने सांगा का हाथ पकड़कर नामजू से ये कहा कि आज के बाद वो किसी भी तरह से सांगा को परेशान करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो सांगा को लाइक करती है। इस बात का रिप्लाई देते हुए नामजू ने उससे ये कहा कि ये जूसिन हाई स्कूल है, तो यहाँ पर किसी इंसान को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद बर्दाश्त कर सको। फिर अपने अंदाज में रिप्लाई देते हुए जेई ने ये कहा कि स्कूल चाहे कोई भी हो, जेई को फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वो सांगा के साथ वहां से चली गई। इस बात से नामजू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से में यूजिन के साथ डेट करने का फैसला कर लिया। सांगा जब जेई को किस करने की कोशिश कर रहा था तो उसी दौरान जेई ने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा, एंड सेम यही ब्रेसलेट उसने उस लड़के के हाथ में देखा था जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि सांगा के भाई के हाथ में ही देखा था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। फाइनली जेई ने सांगा से बात करते हुए सांगा से ये पूछ लिया कि वो इस स्कूल में क्यों आया है और उसका आखिर मकसद क्या है। सांगा ने उसे अपने बारे में बताना ही शुरू किया। इतने में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस सीरीज के आगे के एपिसोड भी एक्सप्लेन करके अपलोड करने वाला हूँ। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।